फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल जो चैप्टर 4 को देखेंगे। क्या जलवायु क्लाइमेट को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से, यानी आगामी जितने भी है सभी के लिए, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा। आज हम लोग क्लाइमेट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग की ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के जलवायु की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व एलिमेंट जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, ऐसा क्यों, वह इस संबंध में हम अध्याय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं विस्तार पूर्वक। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। तो तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, यानी पश्चिम क्षेत्र भारत का पहुंच जाता है, जबकि जैसलमेर वगैरह। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर यानी उत्तरी साइड भारत का नक्शा में हम लोग पाएंगे तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम, केरल के थिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, डिफरेंट होता है। थार मरुस्थल रेगिस्तान वगैरह में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो पश्चिमी साइड है राजस्थान नक्शा में, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच जाता है रात का क्यों पहुंचता है, वहाँ का दिन में टेम्परेचर हाई होता है। हाई होने के कारण जो रेत होता है हीट हो जाता है, इसी कारण से वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाती है राजस्थान रेगिस्तान थार मरुस्थल के क्षेत्र में। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान होता है, यानी इक्वल होती है। कहाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको आप लोग अच्छे से कवर करें। अतः वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय वर्षण अधिकतर हिम के रूप में, हिम क्या होता है पूछा जाता है। हिम वृष्टि, ओला बर्फ नहीं गिरती है हिमालय के क्षेत्र में, देखिएगा आप लोग कुल्लू वगैरह में, तो ओला जो बर्फ गिरती है उन्हीं को कहते हैं हिम। शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता। मेघालय में मासिनराम सबसे ज़्यादा बारिश होता है, 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सबसे कम होती है कहाँ, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर वगैरह। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है, यानी रोटेटिव मानसून कहते हैं। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। राजस्थान, ये ज्ञात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छठ चपटी क्यों होती है, तो क्यों होती है चपटी,
तो हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान जो होते हैं, यहाँ का तापमान दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस और रात के समय में 15 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, इसलिए वहाँ की दीवारें मोटी और चपटी होती है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? क्योंकि यहाँ काफ़ी भारी वर्षा होने के कारण, बारिश जो भारी बारिश होती है, इस कारण से वहाँ की गोवा तराई क्षेत्र में जो है ना ढाल वाली छतें होती है। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों यानी स्टिल्ट पर क्यों बने होते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा काफ़ी होती है, बाढ़ आने से बचने के लिए बांस के ऊपर घर बनाकर रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जलवायु कंट्रोल क्या है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 प्रमुख कारक है। क्या? अक्षांश। अक्षांश क्या होता है पूछा जाता है, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं। भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं, भूमध्य रेखा के किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को ही हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो देखते हैं, तुंगता, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी के गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा लैटिट्यूड के अनुसार अलग अलग होती है। उसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता, सघनता क्या होती है? जो जाएंगे सघनता होता है डेंसिटी, यानी बढ़ने लगता है, जिस कारण से वह नीचे बारिश हो जाती है घटने से, तथा तापमान घट जाती है, टेम्परेचर जो है घट जाती है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, प्रभाव कम होता है जाता है एवं विषमता मौसमी को महसूस करते हैं। महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक एवं गर्म एवं सर्दी बहुत ठंड लगता है। कहते हैं कि महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है? तो आप लोग देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं क्यों स्थित है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वह वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वत के पर्वतमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक अक्षांश, लैटिट्यूड। देखते हैं, कर्क जो है, भारत में कर्क 8 राज्य गुजरने वाला है। जो कर्क रेखा वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क वृक्ष के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। ऊंचाई क्या है? हाइट देखते हैं। भारत के उत्तर में ऊंचाई जो देखेंगे, उत्तर कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर वगैरह हिमालय क्षेत्र, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। कौन? तो हिमालय, हमारे हिमालय पर्वत। ठीक है, पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य वर्षा की तुलना में ठंड पड़ती है। वायु दाब एवं पवन क्या है? भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें डिस्कोटेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती है। कोरिओलिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों को बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं, कोरिओलिस बल क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरिओलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का लॉ कहते हैं, नियम विकास था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम के दृष्टिकोण से भारत की जलवायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र पर ऊपर बढ़ती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी भारत समझ सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत बिहार जितना भी है, बिहार हो गया, राजस्थान बिहार हो गया, उसके बाद यूपी वगैरह जितने भी है ना, ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। सेवन सिस्टर वगैरह स्थित हिंद महासागर को उच्च दाब वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। ऋतुएं क्या है देखते हैं। मानसूनी क्या है? मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसूनी के आगमन तथा आपसी का काल है। शीत ऋतु क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। उत्तर भारत में यानी जम्मू कश्मीर शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। दिन गर्म, रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात समान है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है यानी बर्फ गिरने लगती है, ओला। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। यह स्थल में समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है यानी लौटती हुई मानसून। ठीक है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बढ़ती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, टेम्परेचर तथा आर्द्रता शुष्क, कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तन होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में काल के मैदानों में वर्षा होती है और पवनों पर हिमपात यानी बर्फ, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, कुल मात्रा कम होती है। लेकिन ये रबी फसलें क्या होती है? रबी फसलें के अंतर्गत जो है ना, हम लोग गेहूँ वगैरह उपजाते हैं, वही हो गया। बहुत सी महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तापमान पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड के लिए तापमान को देखकर लगाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में के मध्य में या गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में उत्तर पश्चिम भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। यही इस टाइम में लू चलता है। कहा जाता है कि लू कहाँ चलता है, कहाँ, तो इसी के टाइम में जो है ना लू वगैरह चलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ चलता है? उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में, जिसको जैसे कि यूपी हो गया, आपको बिहार हो गया, राजस्थान जो है ना, दिल्ली, ये सब क्षेत्र में मई जून में चलता है। यही सब टाइम समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व की और दक्षिण पश्चिम पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब
का लंबवत क्षेत्र होता है। पवन का परिसंचरण गर्त के चारों ओर प्रारंभ होती है। लू इसी टाइम में चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मई जून। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है धूल भरी गर्म तथा शुष्क पवनें होती है, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का शीघ्र प्रभाव घातक भी हो सकता है, बहुत खतरनाक होती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। उत्तरी भारत, जम्मू कश्मीर वगैरह। और आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है, अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवा के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम, ओला वगैरह वृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। बैसाख के महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पाए जाने वाला मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे आम्र वर्षा कहाँ होती है, पूछा गया है बहुत बार। कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा करती है। ठीक है, वर्षा या मानसून का आगमन कब? जून के आरंभ में मैदानों में निम्न ताप की अवस्था तीव्र हो जाती है। दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें को आकर्षित करती है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप से बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। बाकी जितने भी देश के भाग हैं वहाँ 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम की पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। दक्कन के पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट। यद्यपि क्षेत्र वृष्टि छाया आ जाती है, यानी इस क्षेत्र में वृष्टि छाया पहाड़ वगैरह से टकरा जाती है। लौटती हुई मानसून इसी मौसम की देख सकते हैं आप लोग, देखते हैं ना, ये सब जुलाई में लौटती हुई मानसून जुलाई में। उसके बाद मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर देख सकते हैं आप लोग कब, जून जुलाई वगैरह में। इसके बाद देख सकते हैं मई जून में ये सब देख सकते हैं। पटना बिहार वगैरह में लू चलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप लोग रोक के अच्छे तरह से इसको कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अधिकतर वर्षा देश के पूर्वी भागों में स्थित मासिन दाम विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा मासिन दाम कहाँ है, मेघालय में करता है। गंगा की घाटी से पूर्व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार में आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के अंतराल होती है। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होती है। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपरी होता है तब इन भागों में वर्षा अधिक होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के परिवर्तीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। मानसून की वापसी परिवर्तनीय मौसम अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपरी शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब पर प्रणाली का स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने के से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान हाई रहता है, यानी
उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी होती सुहानी होती, जैसे राजस्थान वगैरह। स्थल अभी भी आर्द्र होती है। तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो है असहा हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस भी कहते हैं। उमस भरी गर्मी इसी टाइम में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर नवंबर। नाम से जाना जाता है अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेष भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। महासिंधु, क्या आप जानते हैं महासिंधु विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र है। स्टेलेग्माइट और सिलेक्टेटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपरी दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपरी स्थान पर होता है। चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करती है, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होती है। गोदावरी का नासिक वगैरह, मुंबई, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों के अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिसको कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण होती है। काफ़ी खतरनाक चक्रवात होती है। ठीक है। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों में पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर, कहाँ लगभग मेघालय वगैरह मासिंदा वर्षा होती है। परंतु पश्चिमी राजस्थान, आप लोग रोक के इसको देख सकते हैं, लोट्टी भी मानसून ये सब देख सकते हैं। ये मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा, आप लोग रोक के अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको। ठीक है। एवं इसे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह यानी लद्दाख में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात यानी ओला हिमालयी क्षेत्र तक सीमित होती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान सबसे कम वर्षा, गुजरात, कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के कारण वृष्टि छाया आ जाती है। वृष्टि छाया क्या होती है? राजस्थान के क्षेत्र में जो अरावली पर्वत है, विश्व की जब पुरानी पर्वत, उसके पर्वत से टकरा जाती है, वृष्टि छाया हो जाती है, जिस कारण से वहाँ कम मतलब राजस्थान से के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। टकरा जाने के कारण जो है रोक देती है राजस्थान क्षेत्र जाने से। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक क्या आप पहले भी पढ़ चुके हैं? हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशा में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु किसी भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीवन तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ तथा जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी की घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। इस तरह से आज हम लोग कुछ अभ्यास को देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो इस टॉपिक का है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। नीचे दिए गए स्थानों के स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा तो कहाँ? मासिनराम मेघालय में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बनने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? मानसून का आगमन जो है कब होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह मानसून के आगमन की बात करें तो भारत में जो है यह जून में प्रारंभ होती है। ठीक है, कुछ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषताएं की बात करें तो गर्म दिन एवं ठंडी रातें होती है। ठीक है,
प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है, कौन कौन कारक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन कारक है। जैसे कि पवन तंत्र हो गया, जेट धाराएँ होगी, महासागरीय धाराएँ हो गई, महासागरीय धाराएँ तथा दाब पेटी, ये सब जो है ना, ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? क्योंकि स्थल समीर और समुद्री समीर पश्चिमी भाग में होती है। कहाँ होती है? पश्चिमी भाग में। इसलिए और 6 महीने हवाओं की जो है ना दिशा में बदलाव होते रहते हैं हर 6 महीने पे, ठीक है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होती है और क्यों? क्योंकि भारत के मरुस्थलीय भाग जैसे कि थार रेगिस्तान, जो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान के क्षेत्र में दिन के समय तापमान अधिक होता है और रेत जो होते हैं वहाँ का रेत मरुस्थलीय शीघ्र गर्म हो जाती है, इसलिए, ठीक है। किन पवनों के कारण मलाबार तट पर वर्षा होती है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण मलाबार तट पर वर्षा होती है। मानसून को परिभाषित कर, मानसून में विराम से क्या समझते हैं? विराम से, तो मानसून में विराम से क्या समझते हैं? विराम से हम वही समझते हैं कि वह शुष्क समय होता है जिसमें वर्षा नहीं होती है, उसे ही मानसून को विराम कहते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? क्योंकि यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। इस तरह से मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने कवर किया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। कृपया सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।